देखिए, अब आज हम लोग 1892 का काउंसिल एक्ट पढ़ेंगे। तो 1861 1861 का जो काउंसिल एक्ट था, वहां से लेके 1892 के काउंसिल एक्ट के बीच कई घटनाएं भारत के इतिहास में घटी। इस पीरियड में 1857 के बाद जो घटनाक्रम भारत में घट रहा था, भारत में बहुत सारे संगठनों का जन्म हो रहा था। उसमें इम्पोर्टेंट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी का, जहां दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया। तो जब दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया, तो उनका उद्देश्य था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का शुरुआती उद्देश्य कहीं भी अंग्रेजों को नाराज करना। उन्होंने किताब लिखी थी इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, है ना, इंग्लैंड डेट DBT दिन टू इंडिया। और दादा भाई नौरोजी आदमी जो है जिन्होंने कहा था कि ब्रिटिश रूल इज बून फॉर इंडियंस, ब्रिटिश शासन भारत के लोगों के लिए वरदान है। तो वो अंग्रेजों को समझा रहे थे कि देयर इज जस्ट वन वे ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। भारत से ब्रिटेन में धन केवल जा रहा है। उनका कहना था कि जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे हैं और हम लोगों को इतना फायदा दे रहे हैं, तो कोई भी आदमी सेवा करता है तो प्रतिदान यानी रिटर्न उसे चाहिए। जैसे आप मान लिया आपको हम पढ़ाते हैं तो पैसा देते हैं प्रतिदान के तौर पर। तो उनका भी कहना था कि अंग्रेजों को जो भारत में शासन कर रहे हैं तो उनको रिटर्न चाहिए, और वो पैसा लेते हैं, धन लेते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन एक शासक होने के नाते अंग्रेजों को भारत को ऐसा बनाना चाहिए कि हम प्रतिदान देने लायक रहे। तो दादा भाई नौरोजी ने सिद्धांत देकर अंग्रेजों से कहा कि अगर आप पैसा केवल ले जाइएगा और यहां लगाइएगा नहीं तो सब कुछ सूख जाएगा, तो आपको जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। तो इस थ्योरी को देकर और उन्होंने कहा कि किस किस तरह से धन जा रहा है और उस धन का प्रभाव क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भारत की गरीबी का बहुत बड़ा कारण ड्रेन ऑफ वेल्थ है ना, और इसको अगर दूर करना चाहते हैं तो आप यहाँ निवेश कीजिए और भी करेक्टिव मेजर्स लीजिए। खून लेना है लीजिए, लेकिन मेरे शरीर में खून बनेगा तब ना लगातार खून चाहिए आपको मिलेगा। बाद में कांग्रेस ने खैर इस थ्योरी को, या जो भी अंग्रेजों की क्रिटिक हुए, उन लोगों ने इस थ्योरी को आरोप ले लिया और कहा कि भारत में गरीबी का कारण अंग्रेजी कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन है। तो इसी थ्योरी को बाद में अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया और फिर कांग्रेस ने भी इस थ्योरी को एडॉप्ट कर लिया, है ना। और आगे चलकर भारत की सभी बुराइयों, विशेषकर आर्थिक विनाश का कारण भारत से अंग्रेजों के धन दोहन को ठहराया गया। और दादा भाई नौरोजी ने अपने किताब में जो डेटा दिया, उसी डेटा को लोगों ने कहा कि देखिए दादा भाई नौरोजी को भारत का प्रथम आर्थिक विचारक, फर्स्ट इकोनॉमिक थिंकर कहा गया है दादा भाई नौरोजी को। तो उतने बड़े विद्वान ने अगर ये बात कही, वो इंग्लैंड में भी रहते थे, इंग्लैंड के संसद में भी मेंबर थे, है ना। तो उतने बड़े लोग जब कह रहे थे तो उसका मतलब कुछ था। इसीलिए तो एक माहौल अब अंग्रेजों के खिलाफ बन रहा था। तो पहले के जमाने में जो था कि कॉलोनियलिज्म क्या है ना, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इज कॉलोनियलिज्म, है ना। तो जब तक हम किसी को समझेंगे नहीं तब तक उसके बारे में बोलेंगे क्या। तो अंग्रेजों का शासन भारत के लोगों के लिए किसी भी शासन की तरह था।
वो मुगल हो, सल्तनत हो या कोई राजा हो, आम आदमी के लिए था कि वो कर वसूल करने वाला है। तो इसीलिए वो अंग्रेज आ गया या मुगल आ गया या सुल्तान आ गया या कोई आ गया, आम आदमी के लिए कोई फर्क नहीं था। लेकिन ये समझाना कि अंग्रेजों का शासन अन्य शासनों से अलग है, तो ये समझाना था कि अंग्रेज यहाँ क्यों शासन कर रहे हैं, उनके शासन करने का उद्देश्य क्या है। तब ना हम ये साबित करेंगे कि गलत है, तब ना गलत के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। तो व्हाट इज कॉलोनियलिज्म से अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, ये कांग्रेस का आजादी की लड़ाई में पहला उद्देश्य था कि लोगों को समझाना कि उपनिवेशवाद क्या है, और तब हम उपनिवेशवाद के खिलाफ काम करेंगे। उसी उद्देश्य या बहुत सारे उद्देश्य को लेकर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई। हालांकि आंदोलन में कोई उस तरह का ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन नहीं था। कांग्रेस 1885 में कोई ऑर्गेनाइज्ड कांग्रेस नहीं थी। ये केवल 2 से 3 दिन के लिए बैठक होता था दिसंबर के लास्ट में। उसमें कुछ प्रस्ताव पारित किए जाते थे और प्रस्ताव पारित करके अंग्रेजों को भेज दिया जाता था। अंग्रेज प्रतिक्रिया दे न दे, फिर बीच में किसी को मन कर गया तो अखबार में लिख दिया। कोई अस्थायी दफ्तर नहीं था और सालों भर काम करने वाले लोगों में ए.ओ. ह्यूम के अलावे ऑलमोस्ट कोई नहीं था, है ना। लेकिन फिर भी जब पहली बार अंग्रेजों की आलोचना होने लगी और तार्किक तौर पर और स्कॉलिस्टिक जब होने लगा, तो स्वाभाविक है कि अंग्रेजों को दुख लगा कि यह जो इंटेलेक्चुअल क्लास है जिसको हम ही लोगों ने मौका दिया, वेस्टर्न एजुकेशन लिए हुए लोगों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ बोलना शुरू किया। शिक्षा एक इस तरह का रिवॉल्यूशनरी चीज होता है कि वह आपका आंख कान नाक खोल देता है और आप सही और गलत में फर्क लगाने की क्षमता धीरे धीरे डेवलप करते हैं। भले सब आदमी में ना हो, कुछ ही आदमी में होगा। तो उन लोगों ने अंग्रेजों के शासन प्रणाली, भारत के गरीबी, भारत के किसानों की मुश्किलें, इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे लोगों के सामने बोलना शुरू किया। तो जिसके खिलाफ एक आवाज़ भी नहीं उठ रही थी इस तरह से, उसके खिलाफ आवाज़ उठने लगा। इससे भी अंग्रेज अनकंफर्टेबल हो गए, है ना। और 1885 से जो कांग्रेस का अधिवेशन में सदस्यों की भागीदारी है 72 से लेकर पहला सेशन में, उससे धीरे धीरे बढ़ते चला गया। और इस बढ़ते हुए कांग्रेस को देखकर अंग्रेज भी थोड़ा दुखी, मतलब थोड़ा सतर्क हुए। और उसी बैकग्राउंड में 1892 का काउंसिल एक्ट है कि जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मांग हो रही है उसको टू ए सर्टेन लेवल हम सेटिस्फाई करने का प्रयास करें। ये हर जगह होता है कि जब आप आंदोलन करेंगे तो आपके आंदोलन को हम कमज़ोर करने के लिए कोई ना कोई स्टेप उठाएंगे कि हाँ ये स्टेप हो गया, अब आप लोग घरे जाइए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में 1892 का काउंसिल एक्ट लिया जाता है। और वास्तव में 1892 के काउंसिल एक्ट के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस का जो पकड़ है वो फिर स्लो हो गया, है ना। भाग लेने वाले लोगों की संख्या फिर घटने लगी, क्योंकि सबको लगा कि ये जो 92 में जो कॉन्सेशन मिला है वो सब मेरा किया हुआ है ना। The Indian Council Act was an act of the British Parliament that increased the size of legislative councils। जो भारत में विधायी परिषदें थी उनके साइज को बढ़ाया, आकार को बढ़ाया। क्या क्या हुआ तो लिखिए, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसका बैकग्राउंड क्या है? अभी हम बताएं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और कांग्रेस ने सरकार के सामने कुछ मांगों को रखा। वन ऑफ द डिमांड्स वाज द रिफॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। कांग्रेस के प्रमुख मांगों में शामिल था
परिषद में सुधार, परिषदों में सुधार, रिफॉर्म्स इन काउंसिल. They also wanted the principle of election instead of nomination. कांग्रेस का कहना था कि नामांकन के बदले चुनाव की प्रक्रिया लागू की जाए, है ना. नामांकन में कोई जिसको मन किया हो किसी को भी नामांकित कर दिया. मान लीजिए कोई बहुत ही कमजोर इंडियन है, हम उसको नामांकित कर दिए. हम लोग देख लो इंडियन है ना जी, थोड़े अंग्रेज है. अब ऐसा इंडियन को नामांकित कर देंगे जिसके मुंह से बोलिए ना निकले, तो वह तो केवल नाम के लिए नहीं इंडियन है, काम के लिए तो है नहीं. तो लोगों ने कहा कि नहीं, चुने हुए लोगों को उसमें भेजिए. The Indian National Congress also wanted the right to hold discussions on financial matters in which the hitherto not allowed. उस समय जो केंद्रीय विधान परिषद था उसमें वित्तीय मामलों पर वाद विवाद नहीं होता था. कांग्रेस ने कहा कि वित्तीय मांगों पर भी विधायिका में वाद विवाद करने की अनुमति दी जाए. The Viceroy at the time, Lord Dufferin, set up a committee to look into the matter, but the Secretary of State did not agree to the plan of direct elections. He, however, agreed to representation by a way of indirect election. लॉर्ड डफरिन ने उस समय के भारत सचिव से कहा कि हम लोगों को चुनाव की प्रक्रिया शामिल करनी चाहिए, लेकिन भारत सचिव ने इनकार किया. लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था इस समय लागू होगी. अप्रत्यक्ष चुनाव. इस इंडियन काउंसिल एक्ट की विशेषताएं क्या थी? पहला नंबर, द एक्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. यानी विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, है ना. क्या हुआ? गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई. क्या हुआ कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 10 से हो गया 16 मेंबर, बंगाल में 20, मद्रास में 20, बॉम्बे में 8 और अवध में 15, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 15. यानी सभी जगह परिषद में सदस्यों की संख्या यानी अतिरिक्त या गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई. पहले भी बताया था कि गैर सरकारी सदस्यों में भारतीय लोग भी शामिल होते थे. In 1892, out of 24 members, only 5 were Indians. The members were given the right to ask questions on the budget, which was barred in the Council Act of 1861, or matters of public interest, but had to give notice of 6 days for it. They could not ask supplementary questions. आगे चलकर ये सब चीज टर्म जो है ना संविधान में आएगा जब हम लोग संसद पढ़ेंगे. पहला नंबर क्या है कि क्वेश्चन, सवाल पूछना ऑन द बजट. पहली बार 1892 के चार्टर एक्ट में, काउंसिल एक्ट में बजट पर सवाल पूछने का अधिकार सदस्यों को दिया गया. बजट याद रखिएगा इस बात को. बजट पर सवाल पूछने का अधिकार दिया गया. आम लोगों के महत्व, यानी आम महत्व के सवाल पर भी, मुद्दे पर भी सवाल पूछने का अधिकार दिया गया. लेकिन
जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होता है। जब हम लोग संसद पढ़ेंगे तो उसको पढ़ेंगे। आज हमारे एमपी को, एमएलए को मूल सवाल होता है और उसमें फिर अतिरिक्त सवाल होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होता है, अनुपूरक सवाल जिसको बोलते हैं। लेकिन उस समय अनुपूरक सवाल या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का परमिशन नहीं था। एक सवाल पूछिए, घर जाइए। द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज इनिशिएटेड थ्रू दिस एक्ट। द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज, municipalities, chamber of commerce, zamindars were authorized to recommend members to the provincial council. The legislative councils were empowered to make new laws and repeal old laws with the permission of the government. पहले देखिए, यानी जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, म्यूनिसिपैलिटीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जमींदार लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार दिया गया। तो सब लोग, आप लोग मान लें एक आदमी का नाम, आप एक आदमी सब भेजे आप, और इस तरह से हमको 10 आदमी चुनना है। 100 आदमी का नाम आया तो उसमें से 10 आदमी फिर चुन लेंगे। तो इस तरह से अगर गवर्नर जनरल भी चुन रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं, तो अपने से नहीं कर रहे हैं, इन लोगों के द्वारा अनुशंसित नामों में से चुनेंगे। तो यह क्लियर कट नॉमिनेशन नहीं हुआ, हालांकि यह क्लियर कट चुनाव भी नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों के बीच में हुआ। यानी इसीलिए कहा गया कि चुनाव का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। चुनाव का 1892 के परिषद अधिनियम के द्वारा चुनाव का सिद्धांत लागू हुआ। अर्थात अब जमींदार हो या म्यूनिसिपैलिटीज के लोग हों या फिर अन्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनको भी लगा कि हम भी एक आदमी को नॉमिनेट करके, ये ऊपर से नहीं है, नीचे से भी थोड़ा गए। विधायी परिषद को कानून बनाने का अधिकार हुआ, पुराने कानून को रद्द करने का अधिकार हुआ, और यह काम हो गवर्नर जनरल की अनुमति से। यानी विधायी परिषद अब कानून बना सकती थी, पुराने कानूनों को रद्द कर सकती थी, लेकिन इसके लिए गवर्नर जनरल की सहमति, अनुमति चाहिए थी। ठीक है। It was first step towards a representative form of government in modern India, although there is nothing in it for the common man. वही जो नॉमिनेशन हुआ, लेकिन आम आदमी इसमें कहीं नहीं था। आम आदमी की भागीदारी, हिस्सेदारी कहीं नहीं थी। वहां भी बड़े ही लोग ही थे, जमींदार हैं, म्यूनिसिपैलिटीज के लोग हैं, है ना, वही सारे लोग हैं। The number of Indians was increased and this was a positive step. अब कुछ लोग जरूर कहते हैं कि जहां कुछ भी नहीं है वहां कुछ तो मिला, है ना। तो जहां भारत के लोग दूर दूर तक नहीं कहीं शामिल होते थे, तो एकाध इससे पहले शुरू हुआ, धीरे धीरे फिर बढ़ा। तो स्वाभाविक है कि दुनिया एक ही बार में पलटती नहीं है, धीरे धीरे पलटती। तो कम से कम कुछ भारतीय आदमी या उनकी संख्या केंद्रीय विधान परिषद में थोड़ी बढ़ गई। तो जहां एक भी आदमी या एक दो आदमी आपका अपना दिखाई दे रहा है, वहां पर 10-5 दिखाई देने लगा। यही उस समय की उपलब्धि थी। However, since the British considered only a little, this act led indirectly to the rise of many revolutionary movements in India. Many leaders like Bal Gangadhar Tilak blamed Congress' moderate policy of petitions and persuasions for a lack of positive development and called for a more aggressive policy against the British. है ना। कहा जाता है कि सरकार के द्वारा बहुत कम दिया गया,
इसके लिए उस समय बाल गंगाधर तिलक नौजवान नेता आए थे कांग्रेस में, जो आगे चलकर गरम दल, जो नेक्स्ट फेज में कांग्रेस जाएगी, मॉडरेट फेज पहला हुआ है ना, उसका नेक्स्ट फेज है ये आएगा आगे। तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये सब कांग्रेस की नाकामयाबी है ना, और जो आगे चल के रिवोल्यूशनरी लीडर्स हैं और एक्सट्रीमिस्ट जो कहलाए, उन लोगों ने कहा कि भिखमंगाई का नीति था, दे दे राम दिला दे राम। इसीलिए अंग्रेज जब इस तरह से आप मांगिएगा तो कोई प्रभावशाली चीज वो आपको देंगे नहीं, लेकिन लो थोड़ा सा खाओ पियो मौज करो। तो इन कमियों का सारा ब्लेम उन लोगों ने कांग्रेस के उदारवादी नेतृत्व पर डाला, है ना। तो 1892 में अगर ज्यादा कुछ नहीं मिला तो इसके लिए कहा गया कि इसके लिए कांग्रेस के उदारवादी नेता जिम्मेदार है।